हेलो फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत के तहत आज हम लोग अशोक और उसके अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने अशोक महान के गद्दीशिनी, कलिंग युद्ध आदि के बारे में, उसके जीवन के बारे में अध्ययन किया, लेकिन हम लोगों ने उसके अभिलेख के बारे में अध्ययन नहीं किया। मैंने सोचा कि एक अलग ही इसको सिर्फ अशोक और उसके अभिलेख के बारे में अध्ययन किया जाएगा, इसलिए एक अलग वीडियो बनाया जाए ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो ये जो मेरा टॉपिक है आज का, अशोक महान और उसके अभिलेख। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग, अशोक महान एवं उसके अभिलेख। भारत में अभिलेख की शुरुआत सर्वप्रथम सम्राट अशोक महान के द्वारा की गई। इसकी प्रेरणा ईरानी शासक दारा प्रथम से अशोक को प्राप्त हुई। भारत का यह पहला शासक था जिसने जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास अपने अभिलेखों के माध्यम से करेंगे। कहते हैं अशोक महान ने अपने आप को प्रजा के लिए इतना उपलब्ध करा दिया और जनता के विचारों को और अपने विचारों को आपसी समन्वयन के लिए जो इन्होंने अभिलेख और शिलालेख और गुहालेख के माध्यम से संबंध बनाया। ठीक है, यही कारण है कि अशोक विश्व के एक लोक कल्याणकारी राजा के रूप में गिने जाएंगे। ठीक है, भारत में अभिलेख की शुरुआत सम्राट अशोक महान के द्वारा की गई। ठीक है, इसकी प्रेरणा उन्हें ईरानी शासक दारा प्रथम से प्राप्त हुई। ठीक है, अब आते हैं अशोक के अभिलेखों के श्रेणी के बारे में बात। लेकिन इससे पहले अशोक के अभिलेखों से ही स्पष्ट होता है कि उसका जो साम्राज्य का विस्तार था यह उत्तर पश्चिम हिंदू कुश पर्वत मला से लेकर यानी काबुल, कंधार, हेरात, मकरान आदि से लेकर दक्षिण में कर्नाटका तक था। कहाँ तक? कर्नाटका के ब्रह्मगिरी तक। उसके बाद उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम है वहाँ तक था, यानी कि असम में अशोक के साम्राज्य का विस्तार नहीं था। अशोक के साम्राज्य में कलिंग भी था, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को हम लोग यहाँ 3 भागों में बांटने का काम करेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। तो सबसे पहले हम लोग शिलालेख के बारे में आते हैं। शिलालेखों की संख्या 14 बताई गई है, 14 है। तो ये शिलालेख एक ही प्रकार के पत्थर है, बड़े विशाल से पत्थर, जिसपे 14 लेख खुदे हुए हैं, इसीलिए कहा जाता है अशोक के 14 शिलालेख। यह आपको भारत के वर्तमान में 47 स्थानों से प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से यह शिलालेख की प्राप्ति हुई है वहाँ तक अशोक के साम्राज्य का विस्तार माना भी गया है, क्योंकि कोई भी राजा अपने राज के अंदर ही अभिलेख की स्थापना करेगा। ठीक है, और ये शिलालेख के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये शिलालेख का जो अभी भी उस पर कलात्मकता उसमें है, चिकनाई है, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो समझ लीजिए कि उस जमाने में कैसी रही होगी, आज से 1300 वर्षों पहले, और इतने विशाल है, उसको यहाँ से वहाँ कैसे ले जाया गया होगा, यानी कि परिवहन की सुविधा क्या थी। वर्तमान में ट्रेन थी नहीं, बड़े बड़े ट्रक थे नहीं, यानी कि उस समय वो हाथी के द्वारा ही ले जाया गया, जो बहुत ही काफ़ी कठिनाई का काम रहा होगा। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों से हमें क्या, उसके साम्राज्य विस्तार, जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध, धार्मिक उद्घोषणा आदि के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। अशोक के जो शिलालेख है वह लगभग 4 लिपियों में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 4 लिपि में क्यों? क्योंकि अशोक ने का समाज का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्रों में था, एक ऐसा इतना विशाल क्षेत्र था, कहते हैं कि यह उसके बाद आने वाले राजाओं के लिए
मार्गदर्शन यानी प्रेरणा का काम करेगा और अशोक के जैसा साम्राज्य बनाने का हर कोई प्रयास करेगा। कहते हैं यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाता है, यहाँ तक कि अंग्रेजों का भी सपना वही रहता है कि हम अशोक के जितना बड़ा भारत का निर्माण करने का काम करें, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता है। और अशोक महान का साम्राज्य कितना विशाल था ये आपको पता हो गया होगा। ठीक है, तो जिस एरिया में जिस भाषा का इस्तेमाल होगा उसी भाषा में आपको शिलालेख लिखे जाएंगे। मान लीजिए हमारे बिहार में आके कोई, वर्तमान में संबंध में हमारे बिहार में आके कोई स्पेनी भाषा में शिलालेख लिख दे, उसका कोई फायदा है? कोई फायदा, क्योंकि अशोक को यहाँ जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाना था, ठीक ना, अपने विचारों को जनता के पास पहुँचाना था। यही कारण है कि जिस जगह पर जिस एरिया में शिलालेख स्थापित किए जाएंगे उस एरिया के शिलालेख होंगे उसी एरिया के भाषा के होंगे। ठीक है, ताकि जनता खुद को अपनापन महसूस करे। ठीक है, तो यहाँ 4 लिपि है, कौन कौन? पहला है ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो ग्रीक और अरमाइक लिपि के जो शिलालेख मिले हैं वह अफगानिस्तान से मिले हैं, जो उस समय भारत के ही भाग थे। खरोष्टी लिपि के जो शिलालेख मिले हैं वह पाकिस्तान के पश्चिमी एरिया से मिले हैं। कहाँ से मिले? पाकिस्तान के पश्चिमी एरिया, यानी पश्चिम पाकिस्तान कह सकते हैं। और ब्राह्मी लिपि, बाकी जो बच गए भारतीय एरिया वहाँ पर ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले, जो शेष भारत देख रहे हैं यहाँ पे। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम 1750 में पादेत्री फैंसलर के द्वारा की गई। मैंने पादेत्री फैंसलर ने सर्वप्रथम 1750 में अशोक के शिलालेख की खोज की थी, जिसकी संख्या कितनी है? 14। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप महोदय को हुई थी। जेम्स प्रिंसप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अब आते हैं, वो जो 14 शिलालेख है वो काफ़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि अशोक ने इसमें क्या किया है? जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। और यही कारण है कि अशोक ने अपने जितने भी विचार थे जनता के साथ बांटने के लिए उन 14 शिलालेखों में अंकित करवा के पूरे साम्राज्य में इसे स्थापित करने का प्रयास किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उसके बारे में अध्ययन करने का काम करेंगे। तो शिलालेख उसमें उल्लेखित महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण शिलालेख। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। महत्वपूर्ण शिलालेख। ठीक है, प्रथम शिलालेख, पशु बलि का निषेध किया गया है। अशोक विश्व का प्रथम सम्राट होगा या प्रथम राजा होगा जिसने पशु बलि को निषेध किया है। यही नहीं, अशोक अपने रसोइया में भी सप्ताह में 2 या 3 दिन ही मांसाहार का भोजन पकाने का आदेश दिया, यानी कि अशोक खुद शाकाहारी होने के मार्ग पर चल पड़ा। जिससे यह काफ़ी उस समय क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि ब्राह्मण जो धर्म था वह पशु बलि का क्या था? पक्षधर था। पशु बलि उस समय, पशु बलि के कारण पशु की संख्या में काफ़ी गिरावट आ गई थी, जिसके कारण खेती, युद्ध आदि, माल ढोने यानी परिवहन के साधनों में दिक्कत महसूस होती थी। यही कारण है कि अशोक ने क्या किया? पशु बलि निषेध करने का काम किया। और यही नहीं, यह सिर्फ आदेश नहीं था, उसने अपने खुद पर अमल करने का भी काम किया। देख रहे हैं, पशु बलि। प्रथम पृथक शिलालेख। प्रथम पृथक शिलालेख ये क्या है? पृथक का मतलब हो गया यहाँ पर
कि यह जो लेख है कहीं और नहीं मिला है, प्रथम शिलालेख। इसमें कहा गया है सभी प्रजा मेरी संतान है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। यहाँ पर नोट करेंगे, सॉरी, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। यह सब जितना बोलने में छोटा है, लिखने में छोटा है, इसका अर्थ उतना ही बड़ा है। कैसे? अशोक ने क्या कहा? सारी प्रजा मेरी संतान की तरह है। जिस प्रकार अपनी संतान के इहलौकिक एवं पारलौकिक सुख की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी इहलौकिक एवं पारलौकिक सुख की कामना करता हूँ। और स्पष्ट कहा सारी प्रजा मेरी संतान है, सारी प्रजा मेरी संतान है। इतने देवत्व जो क्या कहते हैं, देवत्व का जो सिद्धांत था वह उसको चेंज करके पितृत्व का सिद्धांत ला दिया। पिता पुत्र, पहले के जो राजा होते थे खुद को देवता या देवता के उत्तराधिकारी कह सकते हैं इसको, और जन प्रजा को उसका सेवक, ऐसे रिश्ता बना कर रखे थे। लेकिन अशोक ने क्या किया, उसे पिता और पुत्र के सिद्धांत पर परिभाषित कर दिया और प्रजा को इमोशनली अटैचमेंट, प्रजा से इमोशनली अटैचमेंट कर दिया। जिस प्रकार कोई भी पिता अपने पुत्र के क्या करता है, हर सुख की कामना करता है और यह भी आशा करता है कि पुत्र मेरे साथ क्या करे, उचित व्यवहार करे। तो अशोक ने क्या कर दिया, यहां पर इसने प्रजा को अपने क्या कहते हैं उसके दुर्गुणों को हटाने के लिए, अपने राज के प्रति लगाव को दर्शाने के लिए, विद्रोह को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए पिता और पुत्र के सिद्धांत पर क्या कि राजत्व को प्रभावित करने पर परिभाषित करने का काम किया। यही पृथक शिलालेख जो काफ़ी फेमस है, यह आपको मिला है कलिंग से। क्या है? यह कलिंग से मिला है, जो आपको कलिंग युद्ध के बाद वहाँ स्थापित किया गया था, ताकि कलिंग की जो प्रजा है वह हमसे विद्रोह न करे और उसे अशोक के साम्राज्य में अपनापन का भाव महसूस हो। ठीक है। द्वितीय शिलालेख, पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। कहते हैं मानव चिकित्सा के लिए हर शासक ने प्रयत्न किया, लेकिन पशु चिकित्सा के लिए विश्व का प्रथम सम्राट होगा, प्रथम राजा होगा अशोक महान, जिन्होंने मानव के साथ साथ पशु के चिकित्सा पर भी ध्यान देने का काम किया। यही नहीं, लोक कल्याणकारी काम के तहत उन्होंने मार्गों पर वृक्ष लगवाए, रोड बनवाए, मार्गों पर वृक्ष लगवाए, रोड के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाने का काम किया ताकि यात्रियों को सुविधा हो, पशुओं को छाया मिले, भोजन मिले, पानी की सुविधा हो। यानी कि अशोक ने हर तरह से वह सुख देने का काम किया, जैसे कि एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है, और वही अशोक ने अपने जनता के लिए करेगा। यही कारण है कि अशोक जब कलिंग युद्ध होता है उसमें जो हत्याएं होती है, जो घायल होते हैं, उसको देखकर उनका दिल क्या होता है, मर्माहत हो जाता है। यही कारण है कि अशोक फिर कभी युद्ध करने का नाम नहीं लेगा, ताकि किसी भी व्यक्ति को, प्रजा, मेरी प्रजा हो या किसी और राज्य की प्रजा हो, उसको दुख न पहुंचे। यानी कि मानवता का सिद्धांत यहाँ पर दिखता है। ठीक है। पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा लोक कल्याणकारी कार्य का वर्णन है। यही नहीं, द्वितीय शिलालेख में अशोक के दक्षिण के पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन है। आप लोग नोट करेंगे, द्वितीय शिलालेख में अशोक के दक्षिण भाग के पड़ोसी राजाओं का ही वर्णन है, जैसे चेर, कौन? चेर, चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी, यानी कि श्रीलंका का भी वर्णन है। पड़ोसी राजाओं का वर्णन आपको दो शिलालेखों में मिलता है। किस किस में? दूसरे शिलालेख में तो दक्षिण के राज है, और 13वें शिलालेख में जो सीमांत यूनानी राजाओं के नाम हैं। ठीक है, जो हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अब है तृतीय शिलालेख। महामात्रों को
प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश। अशोक ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वह प्रति 5वें वर्ष क्षेत्रों का दौरा करे ताकि लोगों के सुख दुख का पता चल सके, लोगों को क्या सी की समस्याएं हैं उसका समाधान कर सके, जो काफ़ी बेहतरीन आदेश था या बेहतरीन कार्य भी था। यही नहीं, उन्होंने मौर्य काल में न्यायिक सुविधा पर भी काफ़ी बल दिया और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 27वें वर्ष में रजकों की नियुक्ति करके न्याय का अधिभार उसे सौंपने का काम किया। यही नहीं, अशोक ने यह भी कहा कि मैं न्याय का भार रजकों पर सौंपकर अपने आप को क्या महसूस करता हूँ, गर्वान्वित महसूस करता हूँ। ठीक है, रजकों की नियुक्ति इनका काम था न्याय का, यानी कि जिला के न्यायाधीश भी कहे जाते हैं। अब है, मैंने कुछ ये बोले थे ना यहाँ पर कि कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख ही लिखे, लेकिन आपको चौथे शिलालेख के बारे में बता देता हूँ जिसमें नहीं नोट है। इसमें क्या किया गया है, इसमें भेरी घोष की जगह धम विजय की या धम घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष क्या है, युद्ध की नीति। भेरी घोष क्या है, युद्ध की नीति, और धम घोष क्या है, शांति की नीति, यानी कि धर्म की नीति। क्योंकि अशोक इस बात को महसूस किया था कि अगर तलवार के बल पर हम किसी राज को जीतते हैं तो उसे उतना ही दिन तक मेरा आदर करेगा, ये मेरे अंदर में रहेगा, मेरे साम्राज्य के नियमों का पालन करेगा जब तक कि मेरे तलवार में दम है, मेरे बाजुओं में ताकत है। लेकिन अगर हम धर्म की नीति पर चलते हैं, लोगों के दिल पर विजय करते हैं, तो क्या होगा, जब तक सृष्टि रहेगा तब तक वो हमारे प्रति सहानुभूति रिश्ता रखेगा। यानी कि अशोक ने अब भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा कर दी। यही कारण है कि अशोक अब महान बनने की रास्ते पर चल पड़ेगा, क्योंकि यही धम घोष की नीति ने अशोक को महान बनाने का काम किया है। अब आते हैं 5वें शिलालेख। 5वें शिलालेख, इसमें है धम महामात्रों की नियुक्ति एवं उसके कार्य। धर्म अधिकारियों की नियुक्ति करके और उनके कार्यों का वर्णन आपको अशोक के 5वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है, 7वें एवं 8वें शिलालेख, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया है, 7वें प्लस 8वें शिलालेख। इसमें क्या है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। किसका, तीर्थ यात्रा। अशोक कलिंग युद्ध के बाद गया, लुम्बिनी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने निकल पड़ेंगे, और उन्हीं सारी यात्राओं का वर्णन आपको अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में है। यही नहीं, ये जो 7वां शिलालेख है वो सबसे बड़ा शिलालेख भी है। क्या है, सबसे बड़ा शिलालेख, या अभिलेख भी कह सकते हैं। 7वें अभिलेख, इसमें क्या है, तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, गया और लुम्बिनी। ठीक है, अब है 8वां तो हो गया। 9वां अभिलेख, 9वां अभिलेख, इसमें क्या है, अच्छे विचार, शिष्टाचार आदि का उल्लेख है। अशोक अपनी जनताओं के साथ यह चाहता है कि हमारी जो जनता है वो लोगों के साथ अच्छे शिष्टाचार और विचार के साथ एक दूसरे के साथ पेश आए, ताकि क्या हो, किसी प्रकार का कोई भी असहिष्णुता न फैले, यानी कि लोग अच्छी तरह जीवन यापन करने का काम करे। 7वें, 8वें, 9वें। अब है 10वें शिलालेख। 10वें शिलालेख में अशोक ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो हमेशा प्रजा के हित में सोचे। किसके हित में सोचे, प्रजा के हित में, न कि वह खुद के हित में सोचे जो वर्तमान में हो रहा है। यानी कि अशोक ने एकदम डायरेक्ट कहा कि कोई भी अधिकारी और राजा का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो हमेशा प्रजा के हित में सोचे। अब यहाँ पर आपको नजर आएगा चाणक्य की नीति, क्योंकि चाणक्य भी कहता है कि राजा वही अच्छा है जो अपने प्रजा के लिए, प्रजा के विकास के लिए, प्रजा के हित के लिए सोचे। ठीक है, 11वें शिलालेख, धम विजय की विशेषताओं का वर्णन है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि धम का जो विजय होता है यह
काफ़ी दिनों तक रहता है, जब तक सृष्टि रहता है तब तक धम्म विजय का आपको पत्ररेखाएँ फहराती रहती है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में भी हम अशोक को पढ़ते हैं और जो पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैला हुआ है उसमें किसका बना है? अशोक का ही हाथ है। जैसे श्रीलंका है, भूटान है, तिब्बत है, जापान है, चीन है, म्यांमार है, आदि देशों में ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है अशोक के द्वारा किया गया है। अशोक का है उसमें काफ़ी योगदान है। तो ये यही कारण है कि अशोक क्या हो गया? ये धम्म विजय और धम्म की नीति, धम्म घोष की नीति ने ही अशोक को क्या बनाया? महान बनाया। क्योंकि ये अशोक महान था इसलिए नहीं कि उसने एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया जिसे प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को भी, माने अंग्रेज भी उसे प्राप्त न कर सके, बल्कि अशोक इसलिए महान बना कि उसने मानवता की नीति को पालन किया। ठीक है, अब है 12वें शिलालेख, धार्मिक सहिष्णुता की नीति। यानी कि अशोक खुद तो बौद्ध धर्म को मानता ही था, लेकिन वो किसी भी धर्म का निरादर भी नहीं किया। वो आजीवक संप्रदाय के लोगों को भी के लिए भी आपको गुफा का निर्माण करवाएंगे। इस नहीं, वो ब्राह्मणों को भी दान देने का काम करेंगे। यही नहीं, वह जैनों के लिए भी काम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी सारे धर्मों के अच्छाइयों को समेटकर एक नया धर्म जो अशोक का धर्म कहलाता है उसे बनाने का प्रयास किया। कहते हैं अगर वो अशोक का धर्म की नीति सफल हो जाता, लोग उसको मानता, तो विश्व का रूपरेखा एक अलग होता, क्योंकि उसमें सारे धर्मों की अच्छाइयों का मेल था और दुर्गुणों को दूर करने का काम किया गया था। उसमें क्या है? नैतिकता, शिष्टाचार है, जो हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग टॉपिक बनाएंगे, अशोक और उसके धर्म। ठीक है, 13वें शिलालेख। अशोक जो कलिंग का युद्ध करता है, आपको पता होना चाहिए अशोक राजगद्दी प्राप्त करने के बाद, यानी कि अशोक अपने राज्याभिषेक के बाद सिर्फ एकमात्र युद्ध करता है, वो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में है। तो इस युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है और कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन की भी बात कही गई है। और यही नहीं, इसमें अशोक के साम्राज्य के सीमांत राजाओं का, जो यूनानी राजा हैं, उनका भी उल्लेख है। ठीक है, यानी कि इसमें पड़ोसी राजाओं का उल्लेख है। 13वें शिलालेख जो उनका अंतिम शिलालेख भी है, तो इसमें अशोक ने क्या किया? कहा है जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने को कहा है। जनता को क्या कहा? धार्मिक जीवन व्यतीत करने का, क्योंकि कोई भी धर्म बुरा नहीं है और किसी भी धर्म में नहीं कहा गया है कि आप बुरा कर्म करें। सब धर्म में क्या है? अच्छाई। अशोक इस बात को मानते हुए उन्होंने जनता को या प्रजा को यह आदेश दिया कि सभी व्यक्ति या प्रजा अपने धार्मिक जीवन व्यतीत करे, अपने धर्म के आदर्शों को मानने का काम करे। ठीक है, क्योंकि उस समय जितने भी धर्म थे, जैन हो, बौद्ध हो, ब्राह्मण धर्म हो, आजीवक संप्रदाय हो, जो ये फेमस संप्रदाय थे, तो अशोक ने यहाँ किसी भी धर्म के लोगों को निरादर करने का काम नहीं किया, क्योंकि वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन कर रहे थे। इसीलिए सभी धर्मों के विकास के लिए काम किया। ठीक है, क्योंकि हर धर्म के अच्छाइयों को मिलाकर उसने एक धर्म की नीति, अशोक का धर्म भी बनाया, एक धर्म का प्रतिपादन किए वो लोग, जो अशोक का धर्म कहलाता है। जैन, बौद्ध, ब्राह्मण धर्म, आजीवक संप्रदाय, सभी धर्मों को अच्छाइयों को मिला दिया और उसने यह जनता के पास आदर्श के रूप में रखा, जिसमें था शिष्टाचार, नैतिकता, जैसे अपने से बड़ों के प्रति आदर करना, गुरु का सम्मान करना, छोटे के प्रति करुणा का भाव रखना। ये सब क्या था? ये अशोक का धर्म था। ये अशोक का धर्म जो है, एक अलग हम लोग का वीडियो बनेगा, एक अलग टॉपिक रहेगा, हम लोग उस दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अशोक ने अपने 14वें शिलालेख में कहा जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए, ताकि कोई भी
व्यक्ति या कोई भी प्रजा राज के अहित में न सोचे, अहित में न सोचो। यानी कि अशोक का मूल व्यू यह था कि सभी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति चले, जिसमें क्योंकि किसी भी धर्म में अहिंसा का भले हिंसा का स्थान नहीं। अपने राजा के प्रति क्या है, कर्तव्य पालन का आदर्श है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अशोक महान ने क्या किया, 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है, बराबर पूछे गए हैं। सबसे बड़ा अभिलेख कौन है, 7वां शिलालेख। क्या, क्यों? क्योंकि अशोक ने इसमें अपनी सारी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया है, तीर्थ यात्रा का उल्लेख, जैसे लुम्बिनी, गया, जो गए हैं उनके सारे यात्राओं का विवरण कहाँ दिया गया, 7वें शिलालेख। सबसे छोटा अभिलेख रूमीदेई अभिलेख। सबसे छोटा अभिलेख रूमीदेई अभिलेख, यह आपको लुम्बिनी में मिला है। अशोक जब अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो वहाँ पर, क्योंकि वह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होती है, तो वहाँ पर वो जाके कर का जो दर होगा उस समय 1/6 उसको घटाकर 1/8 करने का काम करेंगे। ठीक है, यह काम अशोक महान ने अपने भगवान बुद्ध के प्रति क्या लगाव को दर्शाया है। यही कारण है कि रूमीदेई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। और रूमीदेई अभिलेख में मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की आपको झलक भी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो कर का नीति है 1/6 जो अधिकतर कहीं जगह वर्णन नहीं किया गया है, तो उसको घटाकर 1/6 8 कर दिया गया है। यानी कि पूरे मौर्य साम्राज्य में कर की जो नीति थी 1/6 थी। ठीक है, अब जो अशोक के कुछ स्तंभ लेख बचेंगे जिसकी संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में है, तो उसका अध्ययन हम लोग, और कुछ उसके महत्वपूर्ण अभिलेख, उसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।